अब आगे की तरफ स्टार्ट करते हैं बातों को, थोड़ा सा बातों को समझने की कोशिश करना। थोड़ा सा लेट हो गया था पहले से तुलना में, ठीक है। बहुत दिनों के बाद में वीडियो आ रही है, फिर भी कोई ना कंटिन्यू डाल दूँगा अभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम एयर पोल्यूशन पढ़ रहे थे, और एयर पोल्यूशन के अंदर कुछ पार्टिकुलेट्स होते हैं जो वास्तव में एयर पोल्यूशन करते हैं, ठीक है ना। तो वो कौन कौन से पार्टिकुलेट्स रहेंगे? तो पार्टिकुलेट्स इन एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। तो कौन कौन से पार्टिकुलेट्स रहेंगे वो एटमॉस्फेयर के अंदर रहने वाले हैं, वो बात करेंगे अपन। देखो, स्मोक अपन कोलॉइड के अंदर पढ़ा था, सबको पता है। जब अपन इन वो पढ़ रहे थे सरफेस केमिस्ट्री, तो वहाँ पर कोलॉइड आया था, कोलॉइड के अंदर स्मोक पढ़ा था। स्मोक क्या होता है? सॉलिड इन एयर होती है। क्या होती है? सॉलिड इन एयर, मतलब गैस हो गया, ठीक है ना। सॉलिड पार्टिकल इन गैसियस पार्टिकल, ठीक है ना, गैसियस मीडियम में, ठीक है ना। ये होता है डिस्पर्स फेज, और ये रहता है डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। ये सारी बातें अपन कहाँ कर रही थी? कोलॉइड के अंदर की थी। तो स्मोक इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकुलेट्स मैटर। भी वास्तव में बात करी जाए ना, तो स्मोक एक पार्टिकुलेट मैटर से बना होता है। पार्टिकुलेट मैटर मतलब क्या होता है? जो सॉलिड होता है ना, सॉलिड को ही क्या बोला जाता है? पार्टिकुलेट्स बोला जाता है, ठीक है ना। वो पार्टिकल्स जो पोल्यूशन करते हैं, ठीक है ना। जैसे स्मोक होता है ना, स्मोक, है ना। स्मोक में वास्तव में क्या होता है कि सॉलिड पार्टिकल होंगे, किसमें? गैसीय मीडियम में। जो पार्टिकल होते हैं ना, उनको ही बोला जाता है पार्टिकुलेट्स, ठीक है ना। जिसे बोला जाता है डिस्पर्स फेज, ठीक है ना। कोलॉइड के अंदर याद है सबको। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें ये पार्टिकुलेट्स की, तो वास्तव में क्या क्या हो सकते हैं? ये टाइनी सॉलिड हो सकते हैं, मतलब बहुत छोटे सॉलिड हो सकते हैं, या फिर लिक्विड हो सकते हैं, ठीक है ना। और ये यहाँ पर वास्तव में यहाँ पर जो लिख रखा है ना एनसीईआरटी में, सस्पेंडेड इन एयर, सस्पेंडेड इन नहीं, ये होता है कोलॉइड इन एयर। पर मैंने वैसा का वैसा लिख दिया तुमको, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ इन्वायरमेंट, वहाँ सरफेस केमिस्ट्री में देखोगे ना तुम, तो वहाँ पर तो कोलॉइड बनाते हैं, स्मोक वास्तव में कोलॉइड होता है ना। पर यहाँ पर सस्पेंडेड मतलब ये नहीं है कि सस्पेंशन वाला मीडियम बनाएगा, ठीक है ना। ये वास्तव में होता तो कोलॉइड है। स्मोक क्या होता है? कोलॉइड ही होता है, ठीक है ना। होता तो ये कोलॉइड ही है, पर यहाँ पर एनसीईआरटी में लाइन रखी है कि सस्पेंडेड इन एयर। इसका मतलब ये सस्पेंडेड मीडियम में नहीं बनाता, ये बनाता तो कोलॉइड ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सस्पेंडेड या फिर लिख लेना कोलॉइड, सही तो आंसर रहेगा कोलॉइड, ठीक है। तो कोलॉइड इन एयर, फिर भी मैंने जैसा का तैसा एनसीईआरटी से यहाँ उठा के लिख दिया। दूसरी बात करें, ये पार्टिकुलेट होंगे ना, इंडिविजुअली मैं बात करूँ ना, इंडिविजुअली ये इनविजिबल रहते हैं, इनविजिबल बाई नेक्ड आइज। तुम्हें पता है कोलॉइड को नेक्ड आंखों से नहीं देखा जा सकता, है ना। तुम्हें पता होना चाहिए बात, ठीक है। इंडिविजुअली बात करें तो नेक्ड आई से नहीं देखा जाता, अपन ने बताया था। चलो आगे बात करें, सस्पेंसर को देखा जा सकता ना, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है यहीं पे आके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर भी अगर बात करें कि ये इंडिविजुअली इनको नहीं देखा जा सकता, पर अगर बात करें कलेक्टिवली दे फॉर्म ए हेज मतलब धुंध बनाएंगे, धुंधलापन कर देंगे। अगर बहुत सारा स्मोक हो जाएगा, बहुत सारा स्मोक अगर इन्वायरमेंट में आ गया, मान के चलो यहाँ पर स्मोक आ गया इतना सारा, ज़्यादा स्मोक आता ही है, ऐसी कोई बात नहीं। अगर धुआं हो जाए चारों तरफ से, है ना, तो जैसे दिल्ली के अंदर, हरियाणा के अंदर क्या होता है, पराली जलाती है। पराली मतलब गेहूं के जो अपशिष्ट होते हैं ना, बच जाते हैं, गेहूं के ऊपर वाला उगाने के बाद में जो बच जाता है उसे पराली बोला जाता है। और पराली को जलाने की वजह से दिल्ली में क्या हुआ था, स्मोक हो गया था बहुत सारा, है ना। स्मोक की वजह से क्या होता है कि विजिबिलिटी खत्म हो जाती है। जैसे गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी के सामने ऐसा लगा धुआं सा आ जाएगा, तो विजिबिलिटी क्या हो जाएगी, साफ दिखेगा नहीं। तो अगर ये बहुत सारे पार्टिकल एक साथ कलेक्ट हो गए, किसके, ये एटमॉस्फेयर में जो पोल्यूशन करने वाले जो पार्टिकल हैं, वो एक साथ अगर कलेक्ट हो गए, तो वो क्या बनाने वाले हैं, हेज बनाने वाले हैं। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा ये? रिस्पॉन्सिबल रहेगा रिस्ट्रिक्टेड विजिबिलिटी, मतलब रुकी हुई विजिबिलिटी के लिए ये जिम्मेदार रहने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं। इतनी सी बातें थी, नॉर्मल बातें हैं, ये सारी एनसीईआरटी में दी पड़ी है, लिख लेना। इसके बाद में बात करते हैं पार्टिकुलेट्स इन एटमॉस्फेयर। पार्टिकुलेट्स इन एटमॉस्फेयर, ये पार्टिकुलेट दो टाइप के होते हैं, एक होता है वायबल, दूसरा होता है नॉन वायबल पार्टिकुलेट्स। देखो, पार्टिकुलेट्स जो क्या करें, एयर के अंदर रहेंगे और क्या करेंगे, एयर पोल्यूशन करेंगे। तो वो दो टाइप के हो सकते हैं, एक हो सकता है वायबल और एक हो सकता है नॉन वायबल। वायबल जो जिंदा है,
है ना, और नॉन वायबल जो जिंदा नहीं है। अच्छा एक बात बताऊँगा तुमको, अपने एटमॉस्फेयर में बहुत सारी बैक्टीरिया भी हैं जो आंखों से नहीं दिखते। आंखों से बैक्टीरिया दिखते हैं क्या? नहीं, बहुत छोटी स्ट्रक्चर्स होती है, यूनिसेलुलर होते हैं, और यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर अपन को आंखों से दिखाई नहीं देती है ना, पर वो क्या करते हैं, पोल्यूटेंट का काम करते हैं, एयर का पोल्यूशन कर सकते हैं, है ना। वो हवा में तैरते रहेंगे, जैसे कोविड वायरस था वो भी हवा में तैरता रहता था, तो ये पोल्यूशन का काम तो कर ही रहे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा, कुछ ऐसे जो जिंदा रहेंगे, मतलब ऑर्गेनिज्म, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म रहेंगे, उसे बोलेंगे वायबल पार्टिकुलेट्स, और जो ऐसे पार्टिकल जो हवा में है पर वो नॉन लिविंग है, उसे बोला जाता है नॉन वायबल पार्टिकल। ये दो डिफरेंस इनमें समझ में आना चाहिए। वायबल पार्टिकल्स में क्या रहेगा, माइन्यूट लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत छोटे से लिविंग ऑर्गेनिज्म रहेंगे, दैट आर डिस्पर्स्ड मतलब समझ रहे हो ना क्या बोल रहा है ये, कोलोइड बनाएंगे, दैट आर डिस्पर्स्ड इन एटमोस्फियर। और नहीं समझ में आए तो इकोलॉजी नाम का चैप्टर है, उसमें दिया पड़ा है कि बैक्टीरिया भी क्या बनाते हैं, कोलोइड बनाते हैं, किसके अंदर, हवा के अंदर, तो उसे बोला जाता है वायबल पार्टिकुलेट्स, है ना। ऐसे पार्टिकुलेट जो जिंदा हो, ठीक है ना, लिविंग हो, है ना, पर एटमॉस्फेयर में क्या कर रहे हो, पॉल्यूशन कर रहे हो, तो उसे बोला जाता है वायबल पार्टिकुलेट्स। बात करते हैं नॉन वायबल पार्टिकुलेट्स की, तो नॉन वायबल पार्टिकुलेट्स किस टाइप से एनसीईआरटी में लिख रखा है, देखा, देखो अगर मान के चलो लार्ज पार्टिकल है, नॉन वायबल पार्टिकल क्या होते हैं, लार्ज पार्टिकल है, ठीक है ना, तो वो टूट जाएगा छोटे पार्टिकल में, ठीक है ना, और ये छोटे पार्टिकल क्या करेंगे, पॉल्यूशन करेंगे। अगर साइज मान के चलो, मैं बोला ना कि ये बहुत बड़ा पार्टिकल है, ये पॉल्यूशन नहीं कर पा रहा, ठीक है ना, तो इसे नॉन वायबल है, पर इसका लार्ज पार्टिकल है, अगर अपन इसको पिसाई करेंगे, इसको पीस देंगे, है ना, ब्रेक डाउन कर देंगे इसको, तो ये छोटे पार्टिकल होंगे, वो किसकी तरह काम करेंगे, पार्टिकुलेट्स की तरह काम करेंगे। हो सकता है कि बहुत सारे छोटे पार्टिकल होते हैं, बहुत सारे छोटे पार्टिकल होते हैं, है ना, माइन्यूट पार्टिकल एंड ड्रॉप्स, ये क्या होता है, पोल्यूटेंट की तरह काम नहीं कर रहे, ठीक है ना, पर अगर इनको ये कलेक्ट हो गए, कंडेंस हो गए, एक बड़ा पार्टिकल बना देंगे, ये पोल्यूटेंट की तरह काम कर सकता है। तो नॉन वायबल पार्टिकल किस तरह से बन सकता है, अगर बड़ा पार्टिकल होगा तो ब्रेक डाउन से, और छोटा पार्टिकल होगा तो वो कंडेंसेशन से। ये एनसीईआरटी में लिख रखी है कि कैसे फॉर्म हो सकते हैं नॉन वायबल, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, इतनी कोई सोचने वाली बात नहीं है। आगे बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, नॉन वायबल पार्टिकुलेट्स 4 टाइप के मिलेंगे। कितने टाइप के मिलने वाले हैं, 4 टाइप के। एक पॉइंट और स्टार मार्क लगा लो सब पे। पहला आएगा मिस्ट्स, क्या रहेगा, मिस्ट्स। दूसरा रहेगा स्मोक, तीसरा रहेगा फ्यूम्स, और चौथा रहेगा डस्ट। मिस्ट देखते हैं पहला, चारों में अलग अलग मैंने डिफरेंस लिखा रखे हैं, चलो बात करते हैं। पहले बात करेंगे किसकी, मिस्ट्स की, ठीक है ना, उसके बाद में किसकी बात करेंगे, स्मोक, फ्यूम्स एंड डस्ट पार्टिकल। मिस्ट्स की बात करते हैं तो देखना, प्रोड्यूस बाय पार्टिकुलर ऑफ, देखो ये किससे बनेंगे, पहले बता दूँ तो स्प्रे ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड की जो स्प्रे होती है ना, जैसे अपन पेस्टिसाइड में करते हैं, घरों में जो फसलें उगाई जाती हैं या खेतों में जो फसलें उगाई जाती हैं, वहाँ पर पेस्टिसाइड डाला जाता है, हर्बिसाइड डाला जाता है ना, पेस्टिसाइड, है ना, डाला जाता है। तो वो क्या करते हैं, स्प्रे करना पड़ता है, उनको स्प्रे करना पड़ता है, लिक्विड में डाल के उनको फिर स्प्रे करा जाता है। वास्तव में ये एरोसोल्स होते हैं, क्या होते हैं, एरोसोल्स होते हैं। तो वास्तव में मिस्ट क्या होते हैं, कोहरा होता है। कोहरा मतलब क्या होगा, प्रोड्यूस बाय पार्टिकल ऑफ, किस पार्टिकल से, ये बात इंपॉर्टेंट है, कौन मिस्ट किससे बनेगा, ये स्प्रे लिक्विड से बनेगा, जो स्प्रे करने वाले लिक्विड से। दूसरा बनेगा कंडेंसेशन ऑफ वेपर इन एयर, जो वेपर रहती है ना किसके अंदर, हवा के अंदर, तो हवा के अंदर जो वेपर होगी उसके कंडेंसेशन से जो छोटे छोटे पार्टिकल्स बनेंगे वो मिट्स होंगे, कोहरा होगा। कोहरा तो नॉर्मली देखने को मिल ही जाती है, ठीक है ना। अब कोहरा मतलब किसकी वजह से हो सकता है, एग्जाम्पल इसके याद रखना, तो मिट्स के एग्जाम्पल याद रखना, हार्बिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, है ना, इन एयर फॉर्म मिट्स। अगर हवा के अंदर है तो वो क्या पैदा करने वाले हैं, मिस्ट्स बनाएंगे, ठीक है। पहली बात, इसके एग्जाम्पल याद रखने और होता क्या है, तो इसमें क्या क्या चीज़ याद रखना है। पहली बात तो ये याद रखना है तुमको कि वास्तव में ये स्प्रे लिक्विड है, और दूसरा क्या है, कंडेंसेशन ऑफ वेपर एयर है, और ये एग्जाम्पल याद रख रहे हैं, बस समझे बात। आगे बढ़ते हैं, स्मोक। अब स्मोक की बातें मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा तुमको, क्योंकि स्मोक तुम जानते हो क्या होता है, कोलोइडल होता है, सॉलिड इन एयर होता है। अच्छा, सिगरेट सबने पी होगी, अगर सिगरेट पी होगी तो धुआं निकलता है ना, वो स्मोक होता है। कभी लकड़ी जलाई होगी तो लकड़ी से जो धुआं निकलता है ना, वो स्मोक होता है। स्मोक की ज़्यादा जानकारी तुम्हें पता होती है, तो ये वास्तव में किससे प्रोड्यूस होंगे, तो देखना, ये प्रोड्यूस बाय वेरी स्मॉल
soot particles of burning and combustion of organic matter। जब ऑर्गेनिक मैटर जलेगा, है ना, तो उससे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलेंगे, है ना, जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल निकलने वाले हैं, तो उनको ही क्या बोला जाता है, वो क्या बनाएंगे, सॉलिड पार्टिकल्स क्या बनाने वाले हैं, स्मोक बनाने वाले हैं। अच्छा, सिंपल सी बात है, अगर तुम ऑयल जलाओगे तो ऑयल जैसे पेट्रोल जलेगा तो उसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल बनेंगे वो भी क्या होंगे, स्मोक होंगे। अच्छा, टेबेको जब स्मोक करोगे, जब सिगरेट पियोगे तब भी जो धुआं निकलता है वो भी क्या होता है, स्मोक होता है। कार्बन जब जलेगा तब भी क्या होगा, स्मोक पैदा होगा। लकड़ी जलना कार्बन स्मोक, टोबैको स्मोक, और ऑयल स्मोक मतलब पेट्रोल जलना। ये टिपिकल एग्जाम्पल बता दिया तुमको मैंने, टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ स्मोक, मतलब ये तो बेहतरीन एग्जाम्पल है, ठीक है ना। इनमें तो निकलता ही निकलता है स्मोक। स्मोक तो जानते हो सब, ठीक है, स्मोक धुआं, ठीक है ना, जो फैक्ट्रियों में निकलता है, जो तुम सिगरेट पीते हो उसमें निकलता है ना। और मिर्च मतलब कोहरा, मिर्च मतलब कोहरा, ठीक है। आगे की तरफ स्टार्ट करते हैं अभी। तो अभी बात करने वाले हैं किसकी, फ्यूम की। फ्यूम वास्तव में कुछ नहीं होता, फ्यूम एक कंडेंस वेपर होती है ना। अब कंडेंस वेपर होगी तो ये किसी की भी हो सकती है, जैसे मेटल की वेपर हो जाएगी, मेटल की वेपर कंडेंस हो जाएगी मान के चलो ऐसे, तो वहाँ पर फ्यूम ऑफ मेटल बोल दिया जाता है उनको, ठीक है ना। तो इसको सबसे इसका एग्जांपल देखा जाएगा तो इसमें फ्यूम्स के अंदर आते हैं मेटल्स के फ्यूम्स, ठीक है ना। तो ये याद रखना, तो फ्यूम ऑफ मेटल आर वेल नोन पार्टिकुलेट्स ऑफ दिस टाइप्स, ठीक है ना। इस फ्यूम के अंदर नॉर्मली क्या होता है, मेटल्स के फ्यूम्स, ये एक अच्छा एग्जांपल है, ठीक है ना। तो इस कैटेगरी को इंक्लूड किया जाता है वास्तव में किसके अंदर, मेटलर्जिकल फ्यूम्स के अंदर, या फिर मेटलर्जिकल मतलब मेटल्स, और मेटल के तुम्हें पता है ना हाइड्रोक्साइड्स क्या होते हैं, मेटल के हाइड्रोक्साइड्स क्या होते हैं, या मेटल को वाटर के अंदर डालते हैं तो वो अपना हाइड्रोक्साइड बनाएगा, अरे बनाएगा नहीं बनाएगा। जैसे कि सोडियम मेटल को अंदर वाटर के अंदर डाला जाता है तो क्या बनाएगा, अपना हाइड्रोक्साइड बनाता नहीं बनाता, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि मेटल के ऑक्साइड्स वास्तव में क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। इसके लिए इसको बोला जाता है एल्कलाइन फ्यूम, ठीक है ना। तो फ्यूम के बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस बाकी इतना जान लो कि फ्यूम वास्तव में कंडेंस वेपर होती है। वो वेपर मेटल्स की भी हो सकती है ना, तो वो वेपर के मेटल के छोटे छोटे वेपर्स कंडेंस हो जाए, ठीक है ना, तो उसे बोला जाता है मेटलिक फ्यूम्स, ठीक है ना। तो फ्यूम्स ऑफ मेटल्स बोल दिया जाता है, ठीक है ना। और इस टाइप के इसको कंसिडर किया जाएगा किसके अंदर, मेटलर्जिकल, मतलब मेटल्स के बारे में जो स्टडी की जाती है ना, इसलिए बोला जाता है मेटलर्जिकल फ्यूम्स, है ना। और तुम्हें पता है मेटल के ऑक्साइड्स वास्तव में क्या होते हैं, एल्कलाइन होते हैं, इसलिए इसको एल्कलाइन फ्यूम भी बोल दिया जाता है। तो इसमें देख लेना कंडेंस वेपर फ्यूम, कंडेंस वेपर, ठीक है ना। और इसमें लिख लेना फ्यूमो मेटल आर वेल नोन पार्टिकुलेट्स ऑफ दिस टाइप। एग्जाम्पल ऑफ दिस कैटेगरी आल्सो इंक्लूड्स मेटलर्जिकल फ्यूम्स एंड एल्कलाइन फ्यूम्स। हो गया खत्म, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं जाननी तुमको, बस इतना सा है, लिख लो। उसके बाद में डस्ट की बात करें, डस्ट की बात करें तो सिंपल सी बात है, डस्ट के बारे में बात करें तो तुम्हें पता है धूल तुम अच्छे से जानते हो डस्ट के बारे में। तो जब अपन कहीं जैसे कि कहीं चूना निकल रहा होता है, या कहीं तुम कहीं पत्थर को कूट रहे होते हो, है ना, क्रशिंग कर रहे होते हो, ग्राइंडिंग कर रहे होते हो, है ना, एट्रीब्यूशन कर रहे होते हो, तो इस टाइप में क्या होता है, सॉलिड मटेरियल को जब अपन कर रहे होते हैं ना, जैसे कि आटा पीसा जाता है, तो आटा पीसा जाता है, उसमें चक्की के आसपास छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो डस्ट पार्टिकल बनाएंगे, ठीक है ना। तो वो होते हैं डस्ट वास्तव में। तो ये वास्तव में प्रोड्यूस बाय क्रशिंग, ग्राइंडिंग एंड एट्रीब्यूशन ऑफ सॉलिड मटेरियल्स, है ना। सॉलिड मटेरियल को जब पीसा जाता है, इसके टाइम जो छोटे छोटे पार्टिकल निकलते हैं उनको डस्ट बोला जाता है, ठीक है ना। सिंपल सा होता है, जब अपन ग्राउंड से, मैंने बोला था ना, ज़मीन से जब लाइमस्टोन निकाला जाता है, तो जब उसको फैक्ट्री में डाला जाता है तो उनकी जो छोटे छोटे सैंड होते हैं वो फ्लोट करते रहते हैं, है ना। तो वो फोम वास्तव में डस्ट बनाती है ना। मैंने ये कहानी भी बताई थी, जब चूना पत्थर को फैक्ट्री में लाया जाता है तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल आसपास क्या होते हैं, एकदम, अगर तुम जाओगे उस एरिया में तो वाइट वाइट हो जाओगे, ठीक है। दूसरा यहाँ पर होता है पल्वराइज्ड कोयल डाला जाता है, जैसे कोयले का जो छोटा छोटा चूर्ण होता है ना, चूर्ण पाउडरी फॉर्म, है ना। कोयले को जब पीसते हैं, है ना, तो वो पाउडर सा निकलता है पल्वराइज कोयल के अंदर, वास्तव में वो भी क्या होता है, डस्ट बनाता है। सीमेंट भी डस्ट बनाने का काम करती है इन्वायरमेंट में, है ना। जो राख होती है जो उड़ने लग जाती है हवा की वजह से, है ना, आंधियों की वजह से, तो फ्लाइंग एस वो भी क्या बनाती है, डस्ट पार्टिकल बनाती है। और सिलिका डस्ट भी, जो मिट्टी होती है वो भी क्या बनाती है, डस्ट पार्टिकल बनाती है। ये डस्ट के एग्जाम्पल हो गए। उसके बारे में बातें हो गई सारी की सारी। ये 4 टाइप की अपन को
वायबल पार्टिकुलेट्स रहेंगे। उसके बाद में बात करें अपन इसके क्या क्या इफेक्ट रहने वाले हैं, तो सुन लो अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो वास्तव में डिपेंड करता है कि जो पार्टिकुलेट्स होते हैं ना, जो पार्टिकुलेट्स होते हैं जो क्या क्या इफेक्ट देने वाले हैं। तो इफेक्ट ऑफ पार्टिकुलेट्स पोल्यूटेंट आर लार्जली डिपेंड ऑन साइज ऑफ पार्टिकल्स। वास्तव में ये देखा गया कि जो साइज पार्टिकल्स का होता है वो उस पर डिपेंड करता है कि इसके क्या क्या इफेक्ट रहने वाले हैं। साइज बदला तो इफेक्ट भी बदल जाएंगे, ठीक है ना। तो पार्टिकुलेट्स के जो साइज होते हैं ना उस पर डिपेंड करता है उसके इफेक्ट, ठीक है ना। तो जैसे छोटे छोटे जो होते हैं ना डस्ट, जैसे डस्ट हो गया, फ्यूम्स हो गए, मिस्ट हो गया, तो वास्तव में ये क्या होते हैं, डेंजरस होते हैं फॉर हेल्थ के लिए, हेल्थ के लिए डेंजरस होते हैं, सिंपल सी बात है। दूसरी एक बात बता देता हूँ तुमको मैं, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, ठीक है ना। यहाँ पर अंदर की तरफ ये आउटर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ये इनर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। एनसीईआरटी में एक कन्फ्यूजिंग लाइन्स लिख रही है, अगर पार्टिकुलेट्स का साइज, क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर पार्टिकुलेट्स का साइज 5 माइक्रोन से ज़्यादा हो, किससे ज़्यादा हो, 5 माइक्रोन से, ग्रेटर देन 5 माइक्रोन लिख रखा है, ये रहे पार्टिकुलर के साइज, ठीक है ना। तो ये पार्टिकुलर आराम से कहाँ घुस सकते हैं, ईजिली इंटर इन नोजल पासेस, आराम से ये नाक के अंदर घुस सकते हैं, ये इतना होता है नोजल पास, ठीक है ना। तो ये नोजल पास के अंदर घुस सकते हैं। अगर ये इसकी साइज 5 से ज़्यादा तो कितना ही हो सकता है, 5 से ज़्यादा 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो 5 से ज़्यादा पार्टिकल साइज के सारे पार्टिकल इसमें घुस सकते हैं, ये एनसीईआरटी में लिख रखा है, बस इसको डाटा बेस याद रखना पड़ेगा तुम्हें। दूसरा, अगर साइज किसके बराबर हो, 10 माइक्रोन के बराबर हो, तो वो इंटर कर सकते हैं इन लंग्स इजीली यहाँ पर लंग्स में आ सकते हैं, ठीक है ना। तो लंग्स में घुसने के लिए साइज क्या होना चाहिए, 10 माइक्रोन के बराबर, ठीक है ना। और पार्टिकुलर का साइज नाक में घुसने के लिए, नोज में घुसने के लिए क्या होना चाहिए, 10 माइक्रोन से ज़्यादा, ये नहीं 5 माइक्रोन से ज़्यादा, सॉरी 5 माइक्रोन से ज़्यादा तो नोज में घुसने के लिए, और 10 माइक्रोन के बराबर होना चाहिए लंग्स में घुसने के लिए, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर लीड पीबी जानते हो ना, पीबी इज मेजर पोल्यूटेंट इमिटेड बाई व्हीकल। ये बात इंपॉर्टेंट है कि वास्तव में जो पीबी होता है ना वो व्हीकल से रिलीज होने वाला एक बहुत ही मेजर पोल्यूटेंट होता है, बहुत बड़ा पोल्यूटेंट है ना, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करता है। प्राइमरी सोर्स ऑफ लीड इन एयर, मतलब ये हवा के अंदर आता कैसे है, तो वास्तव में सही बताऊँ ना तुमको, तो पेट्रोल पंप होते हैं ना उसमें पेट्रोल एक बढ़िया क्वालिटी का होना जरूरी है, ये पेट्रोल पंप वालों की जिम्मेदारी होती है। तो अगर ये पहले अगर नए रूल बनाए गए, अब इंडिया में ये रूल है कि पेट्रोल पंप में पेट्रोल में मिलावट नहीं होनी चाहिए, है ना। पेट्रोल में भी मिलावट होती है, तुम्हें पता है, हाँ ध्यान रखो इस बात का, दूध में मिलावट नहीं होती है, पेट्रोल में मिलावट होती है, और पेट्रोल में मिलावट होनी नहीं चाहिए, पेट्रोल में मिलावट नहीं होनी चाहिए। पेट्रोल में किसकी मिलावट नहीं होनी चाहिए, लीड की मिलावट नहीं होनी चाहिए, पीबी की मिलावट नहीं होनी चाहिए। अगर पीबी होगा, है ना, पेट्रोल में, तो वो पीबी रिलीज करेगा नहीं करेगा, हाँ। तो अपन को इंडिया में भी रूल है कि लीड लेस, मतलब पीबी लेस पेट्रोल होने चाहिए सारे पेट्रोल पंप, या हो तो बहुत कम हो, ठीक है, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पहले क्या होता था, पीबी को मिलावट मिला देते थे इसमें, तो पीबी की मिलावट से क्या होता था कि ये पीबी रिलीज होती थी एनवायरनमेंट में, और एनवायरनमेंट में जो पीबी रिलीज होती थी, लीड जब रिलीज होती थी, बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट का काम, मेजर पोल्यूटेंट हो जाता था। आजकल इसको बैन कर रखा है। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ लीड इन एयर, यूज ऑफ लीड पेट्रोल इन इंडियन सिटीज़, ठीक है ना। अब ये इसका सर ये इतना बड़ा पोल्यूटेंट है तो इसका कोई ना कोई तो इफेक्ट रहेगा, हाँ। इसका सबसे बड़ा इफेक्ट होता है आरबीसी पे, ये आरबीसी के डेवलपमेंट और मैच्योरेशन को रोक देता है, और ना उसको ज़्यादा इफेक्ट करता है लीड पीबी, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी बातें ब्रेक के बाद, धन्यवाद, ठीक है ना। बाकी बातें करेंगे आगे वाली, अब स्मोक की बात करेंगे, ठीक है, चलो।